नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ जिसके बारे में या तो आपको पता नहीं होगा या आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे। भारतीय इतिहास में भी उसके नाम को प्रमुखता से नहीं लिया गया, लेकिन वो एक ऐसा राजा था जिसने कैस्पियन सागर तक भारत का झंडा फहराया और लगातार 12 वर्षों तक वह युद्ध करता रहा और उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि वह एक ऐसा राजा था जिसने अपने राज्य की सुख सुविधा के लिए बहुत से कार्य किए। उसने एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया जिसका नाम था मार्तंड मंदिर, जो एक सूर्य मंदिर। इसके अलावा उसने अपनी राजधानी, जो पहले प्रवरसेन थी, उससे थोड़ी दूर हटके एक नई राजधानी बसाई जिसका नाम था परिहासपुर। शायद अब आपको इस राजा के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। मैं बताता हूं। उस ऐसे वीर प्रतापी और महान योद्धा राजा का नाम था मुक्तापीड़ ललितादित्य। मुक्तापीड़ उसका वास्तविक नाम था और ललितादित्य जो है वो उसका टाइटल था, उपाधि उसने ग्रहण की थी। राजा ललितादित्य का वंश एक कायस्थ परिवार का था। चूंकि इसके परिवार वाले नागों की पूजा करते थे, इसलिए नागवंशीय कारकोट के नाम से वो कारकोट वंश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन प्रसिद्ध किताब राजतरंगी में जो भी 11वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई, उसमें भी उसका वर्णन बड़ी प्रमुखता के साथ है और उसमें यह लिखा कि इस राजा के जन्म को कश्मीर में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कम से कम उसके समय के लगभग 400 वर्ष बाद भी कश्मीर के लोग उसको एक ऊंचे स्थान पर रखते थे और उसके दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते थे। राजा ललितादित्य दुर्लभ वंश का था और उससे पहले कश्मीर में गोनंद वंश का राज था। उसका राजा था बालादित्य। बालादित्य के राज्य में दुर्लभवर्धन अश्वपाल था। उसका कार्य था अश्वों को राज्य के लिए खरीदना, उनकी सुरक्षा करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनके खान पान का पूरा इंतजाम करना, उनकी सेवा सुरक्षा करना और उनको प्रशिक्षण देना और साथ ही साथ उन घुड़सवारों को भी प्रशिक्षण देना जो घुड़सवारी के लिए करते हैं। किसके लिए कौन सा घोड़ा उपयुक्त है, ये सारे वो अपने कार्य में बहुत निपुण था और धीरे धीरे वो राजा का कृपापात्र बन गया। इतना ही नहीं, वो अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से, अपनी दक्षता से राजा ने को इतना उसने प्रभावित किया कि राजा बालादित्य ने अपनी पुत्री अनंगलेखा का विवाह इसके साथ करवा दिया। चूंकि राजा बालादित्य के कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका राजा दुर्लभवर्धन ने संभाला और इस तरह एक नए वंश का उदय हुआ जो कायस्थ वंश था
लेकिन बहुत जगह उसको कारकोट वंश के नाम से भी जाना जाता है। राजा दुर्लभवर्धन का पुत्र था, उसका नाम था दुर्लभ। राजा दुर्लभवर्धन हर्षवर्धन के समकालीन था। दुर्लभवर्धन ने 625 ईस्वी में राजभार संभाला था। उसके बाद उसके पुत्र दुर्लभ ने राज संभाला और उसने प्रतापादित्य की उपाधि ग्रहण की। उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था चंद्रपीड़। चंद्रपीड़ ने लगभग 8 वर्ष तक राज किया और उसकी मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई तारापीड़ ने राजभार संभाला। तारापीड़ ने करीब 4.25 साल राजभार संभाला। वह बहुत ही विलासी था और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सबसे छोटे बेटे मुक्तापीड़ ने राजभार संभाला। 723 ईस्वी में राजा मुक्तापीड़ ने राजभार संभाला और अपने युद्ध की सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी। राजा मुक्तापीड़ ने बाद में ललितादित्य की उपाधि ग्रहण की और इस तरह वह ललितादित्य के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। जब उसने अपना राज संभाला था उस समय तिब्बत के राजाओं के साथ उसका अच्छा खासा झगड़ा चल रहा था। तिब्बत के राजा कश्मीर पर आक्रमण करने की फिराक में रहते थे और एक तरह से युद्ध का माहौल था दोनों के बीच में। ऐसे में राजा ललितादित्य ने यह सोचा कि अगर हम चीन के सम्राट से बातचीत करें तो उधर से वह आक्रमण करें और इधर से हम आक्रमण करें, तो हम जो हैं इसको अच्छी तरह प्रयास करें जिसमें कि दोबारा यह स्थिति ना पैदा हो कि तिब्बत का राजा आक्रमण कर सके। इसलिए उसने अपने दूतों को चीन भेजा। उसके दूतों ने चीन में जाकर अपने संदेश सुनाया, लेकिन शायद वहां के राजाओं ने यह समझा कि राजा ललितादित्य उससे सहायता मांग रहा है, इसलिए उन्होंने एक शर्त रख दी कि वो राजा ललितादित्य अगर उनका सामान बन जाए तो वो उसके संदेश को या उस पर विचार करके सहर्ष अपनी स्वीकृति दे देंगे। राजा ललितादित्य को जब पता चला तो उन्होंने अपने दूतों को वापस बुला लिया और उसने भारत के अपने ही एक राजा, कन्नौज के राजा यशोवर्धन के साथ समझौता किया और समझौता करने के बाद उसने दोनों की सेनाएं मिलके तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत के राजा को हरा दिया। इतना ही नहीं, उसने उसका बहुत सा राज अपने राज में ला लिया। उसके बाद उसने आगे बढ़ा और उसने चीन का वो हिस्सा जो तिब्बत के लिए एक मार्ग था उस पर कब्जा किया और उसके बाद जो है उसने रेशम मार्ग पर कब्जा करा। पूरा रेशम मार्ग का कब्जा करने के बाद, चूंकि उस समय कश्मीर का राज अफगानिस्तान पूरा कश्मीर में था, पंजाब का कुछ हिस्सा था, तो वहां से आगे बढ़ता हुआ तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान और उस तरह के राज्यों पर आक्रमण करके उनको जीतता हुआ वो कैस्पियन सागर तक पहुंच गया और कैस्पियन सागर में उसने कश्मीर का झंडा लहराया। इसलिए यूरोपीय इतिहासकारों ने उसको भारत का सिकंदर कहा। जब तक वो इतिहास था, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने अपने इतिहास में उसको महत्व नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने और कन्नौज के राजा ने लगभग 712 में, आपको पता है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने
सिंध पर आक्रमण किया था। तो सिंध पर आक्रमण करने के बाद राजा दाहिर को उसने हरा दिया। राजा को हराने के बाद सिंध पर उसका कब्जा हो गया था। लेकिन ये कब्जा करीब करीब लगभग आप कह सकते हैं 25 साल रहा होगा। परिहार वंश के राजा थे, उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। उन्होंने, बप्पा रावल ने, और उस समय चालुक्य वंश के भी राजा थे, इन्होंने सम्मिलित सेना ने मिलकर आक्रमण किया था। और आक्रमण करके उन्होंने अरब सेना को इस बुरी तरह हराया कि अरब सेना को ईरान तक भागना पड़ा। उस समय ईरान में खलीफा रहा करता था। इतना ही नहीं, उस आक्रमण के बाद पूरी की पूरी अरब सेना पीछे हट गई थी, लेकिन शायद एक दो जगह मुल्तान या मंसूरा में थोड़े थोड़े टुकड़ी में ये लोग बच गए थे। और वहां पर अधिकतर इलाकों पर बप्पा रावल की और पृथ्वीराज वंश के राजाओं के सैनिक अड्डे बन गए थे। इससे अरबों ने उस तरह आक्रमण करके पंजाब के ऊपर के इलाके पर और कुछ हद तक आप कह सकते हैं अफगानिस्तान, क्योंकि ईरान की सीमा से मिलती थी, पर आक्रमण किया। उस समय राजा ललितादित्य ने और कन्नौज के राजा यशोवर्धन ने मिलकर 3 जगह, एक अफगानिस्तान के पास, दूसरी जगह मुल्तान के पास, और एक और जगह पर उन्होंने अरबों की सेना को बुरी तरह परास्त किया। और इतना ही नहीं, ईरान के अंदर घुसकर आक्रमण किया। उसके बाद अगर आप इतिहास को ध्यान से देखें तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 पर भारत में आक्रमण किया था सिंध पर। लगभग 300 वर्षों तक किसी भी अरब की हिम्मत भारत पर आक्रमण करने की नहीं थी। भारत की सेनाएं इतनी सक्षम थीं कि किसी ने भी फिर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। उसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण, भारतीय राजा मिलकर युद्ध लड़े, नागभट्ट प्रथम, बप्पा रावल और चालुक्य वंश के राजा, जो कि गुजरात और राजस्थान के एक तरफ थे। दूसरा, राजा ललितादित्य जो कश्मीर में थे, और कन्नौज के राजा, इन दोनों ने मिलकर, इनकी दोनों संयुक्त सेनाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा। तो इन्होंने मुल्तान में और पूरा अफगानिस्तान में वहां जाकर युद्ध लड़ा, और एक अन्य जगह, और उनकी सेनाओं को ईरान तक खदेड़ा। इस तरह भारत की ओर फिर अरबों ने आक्रमण नहीं किया। लगभग 300 वर्ष के बाद 1001 में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह 300 वर्षों तक भारत की तरफ अरबों की हिम्मत नहीं हुई। राजा ललितादित्य को हम लोग क्यों कहें, यूरोपीय इतिहासकारों ने उसे सिकंदर की तरह, भारत का सिकंदर कहकर, लेकिन सिकंदर का जहां तक आक्रमण करने का था, युद्ध जीतने की बात थी, वहां तक तो सही है। लेकिन सिकंदर के बारे में यह कहीं नहीं है कि वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छा पालक था। उसने अपनी प्रजा के लिए ये कार्य किए, जबकि राजा ललितादित्य ने सबसे प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर बनवाया, जिसके खंडर आज भी। इतना ही नहीं, उसने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था परिहार।
इसके अलावा उसने और बहुत से मंदिर बनवाए। अपनी प्रजा के लिए उसने नहरें निकलवाई, झेलम नदी पर नहर निकलवाई। इतना ही नहीं, उसने अपने जमाने में पवन चक्कियां चलवाई, पानी की चक्की, पानी को घुमा के, जिसको रहट आप कह सकते हैं, उस तरह का, जिससे कि वो खेतों में पानी पीने के लिए पानी जा सके और उससे क्या है ऊंचे वाले स्थान पर भी पानी जा सके। इस तरह के कार्य उसने किए। तो उसने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए, नहरें निकलवाई, पवन चक्कियां लगवाई और साथ में पानी की चक्की भी लगवाई। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी कमला देवी ने बाजार लगवाया जिसको कमलाहाट के नाम से जाना था। राजा ललितादित्य ने के राज्य में उसने कन्नौज से कवि, भवभूति और वाकपति को बुलाया और अपने यहाँ सम्मानित किया। वो लोग वहां रहते थे। दोनों का नाम भारतीय इतिहास के साहित्यिक इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। अब मैं आपको बताता हूं कि उसने कौन कौन से ऐसे मंदिर बनवाए थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। उसने विष्णु और शिव मंदिर बनवाए जिसमें केशव, नरसिंह, मुक्ति स्वामी और भूतेश्वर मंदिरों के नाम प्रसिद्ध हैं। उसने कई नगर बसाए जिसमें वर्णोत्सव, लोकपूर्ण और ललितपुर, चक्रधर आदि नगर थे। दो विद्वान जो वो लेके आया था, उसमें भवभूति ने जो है वो उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र और मालती चरित्रम नाम की पुस्तकें लिखी थी, दो बहुत ही फेमस। और वह अपने जमाने का कालिदास कहलाता था। जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर के इतिहास में दो बहुत ही प्रसिद्ध नाम हैं, जिसमें एक है राजा ललितादित्य का और दूसरा नाम है रानी दिद्दा का। अब राजा ललितादित्य 723 में राज्य कर रहा था और 11वीं शताब्दी के अंत में कलहन ने राजसरणी लिखी, लगभग 400 साल बाद। और उसमें उसने ये उल्लेख किया कि राजा ललितादित्य के जन्म को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका मतलब वो एक प्रसिद्ध राजा था कश्मीर का। इसी तरह रानी दिद्दा, वो भी एक प्रसिद्ध रानी थी और उसने भी बहुत से युद्ध लड़े और वो अपने युद्धों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। और वो भी कैस्पियन सागर तक उसने भी जब पता करी। तो जब नए रूप में कश्मीर का इतिहास लिखा जाए, उसमें राजा ललितादित्य और रानी दिद्दा का नाम प्रमुखता से आना चाहिए। उनके स्टैचू, उनके लिए भव्य इमारतें, उनके नाम पर सड़कें, उनके नाम पर स्कूल, उनके नाम पर ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे लोगों को कश्मीर का सही इतिहास सही परिप्रेक्ष्य में लोग देख सकें और समझ सकें। मेरा विश्वास है कि लोग इस कथा को सुनकर और उसके बारे में जानकर बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारा शासन, हमारी सरकार कश्मीर में राजा ललितादित्य और रानी दिद्दा के लिए कुछ इस तरह का कार्य करे जिससे कि लोग कश्मीर के इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप हमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।